अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा रिव्यू करेंगे ओवरऑल फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेके। फीफा वर्ल्ड कप में क्या कुछ होता रहा, किस टीम ने ये शिकायत की कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, क्या वो ज़्यादती हुई या नहीं हुई। रेफरिंग सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती रही पूरे फीफा वर्ल्ड कप को लेकर, और कई बार तो हमने ये तक सुना, जो एक्सपेक्टेटर्स थे, जो फुटबॉल के बड़े बड़े जाइंट पंडित्स हैं, उनका ये कहना था कि शायद फीफा और रेफरी मिलकर अर्जेंटीन को जितवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फाइनल तक पहुंचने वाली टीम वो थी जिसने पुर्तगाल के खिलाफ मैच खेला, तो लगा यूं कि इस टीम में तो जान ही नहीं है, ये टीम आगे जाकर तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। अगर ये टीम अगले राउंड में गई तो सबसे आसान हरीफ साबित होगी। इसकी जो सारी फॉर्मेशन है वो मज़ा नहीं आ रही है। ये डिफेंस लाइन पे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, फॉरवर्ड पे इतना अच्छा नहीं खेल रहे। लोगों का ये एक्सपेक्टेशन थी कि इंग्लैंड शायद इस बार सबको मात देती हुई फाइनल में जाए, फ्रांस जाए, और अर्जेंटीन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर था। ब्राज़ील ने सबको मायूस किया, शुरू में ही निकल गए, बहुत आगे नहीं आए। और जिस तरह की वो गेम खेले, उसमें तमाम मैचेस में सिर्फ एक मैच ऐसा था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव गेम खेली। नॉर्वे उठकर आई टीम और बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया को अपना गर्विदा बनाया। एर्लिंग हॉलैंड की जो फुटबॉल स्किल्स हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, और फिर एम्बापे की स्किल्स ने अपना लोहा मनवाया। लायनल मेसी एक रियली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम खिलाड़ी हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हुए अपनी टीम को फाइनल में ले गए। इससे कतई नज़र के लोग क्या कहते रहे, उन्होंने बहुत शानदार फुटबॉल खेली, और वो ऐसी फुटबॉल खेली कि दुनिया दंग रह गई कि इस उम्र में, जबकि अपना आखिरी शायद वर्ल्ड कप की तरफ है, वो कहा यही जा रहा है, हर बार यही कहा जाता है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, फिर वो आ जाते हैं ताज़ा-दम होकर। रोनाल्डो का गालिबन ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। पुर्तगाल ने सबसे ज़्यादा दुनिया में फ़ैन्स को मायूस किया। एक कैलकुलेटर के मुताबिक, जो कि सोशल मीडिया कैलकुलेटर है, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच और शायद सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वाला मैच पुर्तगाल का था। पुर्तगाल ने अपने फ़ैन्स को सख्त मायूस किया, और इस हद तक मायूसी हुई कि उनके कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द वर्ल्ड फेमस, जिनकी वजह से पुर्तगाल की फ़ैन फॉलोइंग है, बाकी लोग पुर्तगाल के किसी बड़े प्लेयर को उस तरह से सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करते हैं जिस तरह से रोनाल्डो और मैसी को पूरी दुनिया पर फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर रोनाल्डो और मैसी का कंपैरिजन हो, एशिया के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बाकी दुनिया में मैसी की भी है, यहाँ भी है, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी टीम ने मायूस किया। अब आएंगे ज़रा इसके ओवरऑल रिव्यू पर, किस टीम ने क्या किया, कैसे खेली। मिस्र ने अपना मैच जो खेला अर्जेंटाइन के खिलाफ मज़े का था। अब्दुल्ला ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला हमारे शानदार फुटबॉल एक्सपर्ट हैं, बड़ी डिटेल डिस्कशंस पूरे वर्ल्ड कप में इनके साथ रहीं, आज भी इनकी एक्सपर्ट राय आप तक पहुँचाएँगे। साथ ही साथ रिजवान हैदर साहब हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई भी गेम हो, बड़ी शानदार तज्जिए के साथ, और क्रिटिक भी हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं। नूरिश खान स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, और हमारा रेगुलर हिस्सा भी है। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। अब्दुल्ला, क्या क्या हुआ फुटबॉल वर्ल्ड कप की, अगर हम ज़रा हाइलाइट्स करें, अच्छी और फिर बुरी। पहले अच्छी, क्या क्या अच्छा रहा इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में? आई थिंक अच्छे की अगर आप बात करें, आई थिंक कुछ टीमें मुझे जो बहुत अच्छी लगी थी इस टूर्नामेंट, वो एक नॉर्वे थी, मोरक्को थी। आई थिंक ये दो मोस्टली बहुत अच्छी टीम्स खेली थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड तक जब हारे भी थे तो अच्छा खेल के आ रहे थे। हमने नॉर्वे को देखा, नॉर्वे की इस टूर्नामेंट में मोस्ट फैन फॉलोइंग भी हो गई थी। मतलब फैन फॉलोइंग से मुराद मतलब कि फैन सपोर्टर बड़े थे उनके। हाँ, एर्लिंग हॉलैंड ने अपनी तरफ बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया। हालैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। आई थिंक ओडेगार्ड की सिस्टेम थी, डिफेंस ने, कीपर नाइलैंड, उन्होंने तो ब्राजील के खिलाफ पेनल्टी भी बचाई उन्होंने। आई थिंक नॉर्वे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और कोच भी बहुत अच्छा था। आई थिंक उनको क्रेडिट बनता है। आई थिंक अगर ये कोच ना होता है, हालैंड मुझे नहीं लगता इतना अच्छा लेके जा सकते थे अकेले। कोच की बहुत अच्छी टैक्टिक्स थी, और आई थिंक वो जो थर्ड मैच पे रेस्ट किया था ना प्लेयर्स को अगेंस्ट फ्रांस, इस पे इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि ये रेस्ट क्यों करें, हमने मैच देखना है फ्रांस वर्सेस हालैंड वर्सेस एम्बापे। पर यहाँ पे मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया गया था, क्योंकि ये जो हमने सीजन में देखा थ्रू आउट द सीजन, प्लेयर्स 50 गेम्स सीजन खेले हैं। डेक्लन राइस हैं, बेलिंगम 5400 मिनट्स खेले हैं डेक्लन राइस, अकेला बंदा, और वो इंजर्ड है। और मजे की बात ये, क्योंकि इन्होंने इतना खेला, हालैंड ने कोई 50 गेम्स खेली, बेलिंगम ने बहुत मिनट से ज्यादा खेले, बड़ी बात है। हाँ जी, तो ये इस वजह से आई थिंक जो नॉर्वे ने अच्छा किया था कि प्लेयर्स बेंच की है। आई थिंक बाकी टीमों, फ्रांस ने हमने देखा थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपनी एक ही लाइनअप खिलाई, और उसको हर मैच खिलाया, कोई बैकअप प्लान नहीं। सलीबा जैसा कि उनके इंजर हो गए, कोई बैकअप प्लान नहीं था उनके पास। लक्रॉ थे, तो उनका वो बैक 3 के सेंटर बैक है, मुझे नहीं लगता इन 2 बैक 4 पे वो अच्छा खेल सकते हैं। तो फ्रांस भी अगर हम देखें इस वजह से आ रही है। अच्छा, फ्रांस की मैं अगर आपसे आज इस पे ज़रा डिटेल हम बात करेंगे। मैं असल में इन टीम्स में ना, इंग्लैंड, फ्रांस,
और मिस्र, मोरक्को, इन पे ज़रा अलग इनके जब ड्रॉबैक्स पे हम बात करेंगे तो उस पर अच्छा है कि आपने इस पे पहले पॉजिटिव हमें काफ़ी चीज़ें बताई। रिजवान हैदर साहब, सर क्या रहा फुटबॉल वर्ल्ड कप में? पहले पॉजिटिव चीज़ें, अच्छे इम्पैक्ट, कौन से प्लेयर ऐसे जो निखर के सामने आए, कौन सी टीम्स हैं जिन्होंने कमाल किया इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में? ऐसा क्या नया हुआ? अच्छी चीज़ तो ये थी, सबसे पहले तो ये जो इंक्रीज़ आपने किया 32 से 48 टीम्स, दैट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। आप देखें, इट्स अ ग्लोबल गेम और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टीमें आएँ उसका इम्पैक्ट बेहतर ही होता है। प्लस आपने जो कंपेटिटिव मैचेस हैं वो राउंड ऑफ 32 से पहले राउंड ऑफ 16 से शुरू होते थे, जब प्ले ऑफ जिसको कहते हैं आप शुरू हो जाते थे। अभी कंपेटिटिव मैचेस आपके जो जिससे आप अगले राउंड में जा सकते हैं वो राउंड ऑफ 32 से शुरू हुए। सो 32 टीम्स हैड द एडवांटेज टू कम्पीट एंड 48 टीम्स कम्पीटेड ओवरऑल। दूसरा जो अच्छी चीज़ ये हुई कि आपने एशिया और अफ्रीका को सीट्स बहुत ज़्यादा दी इस दफ़ा। अफ्रीका की पिछली दफ़ा 5 थी, इस दफ़ा 9 से 10 टीमें खेली, एशिया की भी 9 से 10 टीमें खेली। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। दूसरा जो टीम्स क्वालिफाई करके आई वो 80th, 85th, 90th नंबर पे केप वर्डे, कैराको, जिनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, वो भी, उनको भी मौका मिला और पहली दफ़ा उन्होंने कंपेरेटिव वर्ल्ड कप्स में क्वालिफाई किया। सो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग एंड दे, इसमें से केप वर्डे तो राउंड ऑफ 32 में भी चली गई। इवन कैराको लॉस्ट अ गेम बैडली अगेंस्ट जर्मनी, लेकिन उन्होंने एक मैच ड्रॉ भी किया, सो दे गॉट अ पॉइंट। सो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग। जहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की बात आती है, वो मुझे जो दुख हुआ वो ये कि एशियन टीम्स डिड नॉट कंट्रीब्यूट मच। सिर्फ आपकी ईरान और ऑस्ट्रेलिया अगले राउंड में पहुंची, इसी तरह अफ्रीका की तरफ से आपकी मोरक्को और इजिप्ट शायद पहुंची। तो ये डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी। तीनों होम कंट्रीज़ जो थी वो तीनों नेक्स्ट राउंड में पहुंची, दैट वाज अ गुड स्टेप। कनाडा ने पहली दफ़ा कम्पीट किया और वो पहुँच गए। मेक्सिको और यूएसए तो रेगुलर खेलने वाले हैं। साउथ अमेरिका की जो सीट्स नहीं बढ़ी थी, पिछली दफ़ा 4 थी, दफ़ा सिर्फ 2 ही बढ़ी उनको, लेकिन उनकी तकरीबन 3-4 टीमें उनकी भी पहुंच गई और इवन फाइनल तक गए। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग इज़ वेल। अच्छा नूरिश, काफ़ी अच्छा रिव्यू हो गया, हमने ये सारा रिव्यू सुना और अभी अब्दुल्ला ने और रिजवान भाई ने टीम्स के हवाले से किया। ये बताएं, ठीक है टीम्स बढ़ गई, बिल्कुल सही हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ गेम मुझे नीचे जाता हुआ एज सच तो नहीं लगा। हाँ, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा सवालात, रेफरिंग सिस्टम पर बहुत ज़्यादा सवालात उठे और फिर फीफा को लेकर कई लोगों की तनकीद बढ़ी, बहुत सारी चीज़ें भी हुई। लेकिन ऐसा अच्छा क्या हुआ इस वर्ल्ड कप में? फिर बुरा बुरा भी करते हैं, पहले अच्छा क्या हुआ? देखिए, अच्छा तो जैसे लॉन्ग लिस्ट। इनफैक्ट आज ही सुबह जियानी इन्फैंटिनो ने एक बहुत लंबी पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने बहुत ही क्रेडिट दिया है अपनी टीम को और बताया कि किस तरीके से फुटबॉल हैज यूनाइटेड द वर्ल्ड इन अ टाइम के जब पूरी दुनिया क्राइसिस में थी और वॉर के टाइम पे प्लंज इन हो गई। तो वो वॉर लाइक सिचुएशन में 2 वॉर ऐसी कंट्रीज को उन्होंने मतलब आपस में खेला। ईरान और यूएस की बात हो रही थी कि जो एक दूसरे पे वॉर पे थी, तो इस पे लंबी चौड़ी उन्होंने आज सुबह ही पोस्ट डाली। लेकिन व्हाट आई फील लाइक इज के 2-3 चीजों से मैं इसमें एग्री करती हूँ। एक तो ये कि हेटी जैसी कंट्री कोई रिप्रेजेंटेशन मिली, कोई शाओ के जिनको कोई जानता भी नहीं था कि वो वर्ल्ड है, ऐसी कंट्रीज को रिकग्निशन मिली बिकॉज ऑफ कोर्स फुटबॉल प्लेज अ मेजर रोल इन योर पूरा जो आपका कमर्शियल सिस्टम होता है कि किस तरीके से किस कंट्री को रिकग्निशन देने में। सो इट प्लेज अ ह्यूज रोल। एक पॉजिटिव तो ये था। दूसरा, बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉन्ट्ररी तो वो वाज एक्सपेक्टेड के नंबर ऑफ टीम्स बढ़ने से जो है वो कंपटीशन डाइल्यूट हो जाएगा, तो ऐसा हमें देखने को तो नहीं मिला। और उसको ऑफ कोर्स फुटबॉल, क्वालिटी ऑफ फुटबॉल अच्छी देखने को मिली। दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। जहाँ तक बात है रेफरी सिस्टम की, आई थिंक रेफरिंग से ज्यादा फुटबॉल के जो कुछ रूल्स एंड कंट्रोवर्शियल उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि उस पर हम करते हैं नूरिश। ये जो बाकी चीज़ें हैं ना नेगेटिव्स, उस पर हम बात करते हैं। पॉजिटिव में मैं चाहूँगा आप लोगों से एक चीज़ ज़रा और है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया कि हमने देखा कि कई नई टीम्स आई, कई ऐसे ममालिक जिनकी बहुत कम पॉपुलेशन है वो टफ राउंड्स खेल कर आई और उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया बड़ी टीम्स को, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ बड़ी टीम्स हैं जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया। हमने देखा कि फ्रांस अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके आई, ठीक है, सेमीफाइनल तक आना बड़ी। इंग्लैंड बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करके आई। नॉर्वे अगर नई आई है तो स्टैंडर्ड मेंटेन किया। लेकिन अर्जेंटीना और स्पेन, इन्होंने बड़ा कमाल किया और बड़ा शानदार स्टैंडर्ड मेंटेन किया। स्पेन से इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं लोगों को, चाहे वो लमीन यमाल हो या उनके बाकी प्लेयर हों, बट उन्होंने शानदार कारनामा अंजाम दिया और इस वर्ल्ड कप को उठाया। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें थी। जी, अब आते हैं अब्दुल्ला, जो पॉजिटिव चीज़ें हमने बता दी, बड़े खुश हुए, हमने सारा कुछ कर लिया। क्या नेगेटिव्स थे अब्दुल्ला, इंक्लूडिंग रेफरिंग सिस्टम? मैं चाहूँगा इस पर हम थोड़ी ज़्यादा बात करें। अगर नेगेटिव्स देखें, आई थिंक अगर वर्ल्ड कप में देखें, आई थिंक ये पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें आप देखें पॉजिटिव्स बहुत कम थे, नेगेटिव ज़्यादा थे। इसमें बहुत नेगेटिव वर्ल्ड कप था।
मैंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा, वो बात तो अलग है कि अमेरिका होस्ट कर रहा था, वो तो चले होता है, होस्ट कर रहे हैं। आई थिंक अगर बड़ी टीमों की आप बात करें, जो 9 बिग टीम्स हैं, इंग्लैंड ने भी पहले तो अच्छा खेला था थ्रू आउट द क्वार्टर फाइनल्स तक, सेमीफाइनल में जाके बहुत गंदी परफॉर्मेंस दी है कि इन्होंने हमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक बात पता थी कि साका राइस इंजर्ड हैं, तो ये लोग नहीं कौन सा इंजर्ड हैं, इन्होंने सेमीफाइनल में उनको खिलाया नहीं साका को, जैसा हमने देखा। और फिर थर्ड प्लेस मैच जिसको यूजलेस टॉमस ट्यूशल कह रहे थे, उस मैच में आपने उनको खिलाया 90 मिनट्स पूरा और वो हैट्रिक मार के जिता गए। इंग्लैंड भी डिसअपॉइंट कर गई, फ्रांस भी हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट कह तो रहे थे अनस्टॉपेबल हैं, पर एक चीज़ फ्रांस के हमेशा से थी, वो 4 अटैकर्स खिला रहे थे, मिडफील्ड थी ही नहीं उनकी, और डिफेंस में हमने देखा एक बस डिफेंडर्स थे, इंजर हो गया और फ्रांस हार गई। अच्छा ये बताएं अब्दुल्ला, उस्मान डेम्बेले और एम्बापे, इन दो के अलावा उस तरह निखर के कोई फ्रांस का नाम आगे नहीं आया, और ये दोनों पहले से मुस्तरद नाम है। लेकिन जो होता है ना, जैसे बेलिंगम आया, राइस आया, हमने देखा इससे पहले वो खेल रहे थे, लेकिन जब वर्ल्ड कप में आए उन्होंने अपना लोहा मनवाया। ये नहीं कहा कि हम लीग प्लेयर्स, ये दो बहुत अच्छा खेले, लेकिन ओवरऑल टीम इन पे डिपेंडेंट रही। टीम भी इन पे डिपेंडेंट रही, और डिफेंस में भी हमने देखा प्रॉब्लम फ्रांस का हमेशा से यही था, अटैक बहुत अच्छा खेली, डिफेंस में मसला आता था, एक डिफेंडर इंजरी हुई। और अटैक में भी अगर हम देखें लेफ्ट विंग स्पॉट पे मुझे लगता है ब्रैडली बारकोला को हम कहते तो अच्छे हैं, इनका एंड प्रोडक्ट भी बहुत मुझे पसंद नहीं है, बहुत मिस करते हैं चांसेस। और अगर हम देखें 4 विंगर्स में कोई कैम नहीं था प्रॉपर, और लीसे कैम खेल रहे थे, वो राइट विंगर है, प्रॉपर राइट विंगर। फ्रांस का मिडफील्ड में CDM पे 2 नंबर 6 खिला रहे थे, कोई नंबर 8 नहीं था इनके पास जो बॉल कैरियर हो। फ्रांस का भी आई थिंक ये एक प्रॉब्लम था, इनको कोई मैचेस आई थिंक पैराग्वे जैसी टीम ही मिली थी, मतलब कोई प्रॉपर आप कंपेटिटिव मैच जो फ्रांस को पहला आया था वो मोरक्को था जिस पे वो जीते, और स्पेन से फिर वो हारे। अगर आप बाकी टीमों की बात करें, आई थिंक स्पेन पे जो हम बात करते हैं वर्ल्ड कप चैंपियंस, इन पे मुझे लगता है थ्रू आउट द टूर्नामेंट सिर्फ एक डिसीजन की वजह से स्पेन जीता है, वो ये था कि इन्होंने पेड्री को ड्रॉप किया है। फाबियन रुइज आए क्वार्टर फाइनल्स पे, और क्वार्टर फाइनल्स में स्पेन ठीक हो गई, एक चेंज की वजह से इतना बड़ा चेंज आया है पूरी टीम में। आई थिंक क्योंकि वो नंबर 8 भी थे, पेड्री मुझे लगता है बॉल कैरी सही नहीं कर पा रहे थे, और फाबियन रुइज पोजीशन भी अच्छा, लेकिन लमीन यमाल हीरो बन गए। लमीन यमाल ने तो वैसे थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेस उन्होंने भी अच्छी नहीं दी, आई थिंक टीम्स ने बहुत उनको कंट्रोल रखा था कि एक, लेकिन आप देखिए फाइनल में वो हीरो बन गए, उनका नाम ऐसे सामने आया जैसे उन्होंने पूरा मैच उनके कर, तो लोगों ने उनके साथ बड़ी एक्सपेक्टेशन बांधी। अच्छा रिजवान भाई, चले अच्छा हो गया, फ्रांस की बात भी हो गई, ज़रा इंग्लैंड, मोरक्को, मिस्र, नॉर्वे, यानी इजिप्ट और नॉर्वे, ये जो टीमें अच्छी अच्छी टीमें रहीं लास्ट में, इनकी ज़रा बात करते हैं, और इंक्लूडिंग ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील, इंग्लैंड, मोरक्को, इजिप्ट जो थी वो बड़ी अच्छी टीम्स थी, लेकिन ब्राज़ील हैज़ अ बिग हिस्ट्री। अगर हम पहले ब्राज़ील से शुरू करें, उन्होंने पहले भी उनके प्लेयर रहे हैं वन ऑफ द गोट्स ऑफ ऑल टाइम, कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीतने वाले भी 2 वाहिद टीमें हैं, एक वाहिद तो नहीं कहेंगे, एक ब्राज़ील है और एक इटली है। तो ब्राज़ील से एक्सपेक्टेशंस हमेशा होती हैं, बट सिंस द टाइम नेमार हैज़ कम इन, और पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में, मैं बल्कि 3 में जब वो यंगस्टर भी थे, तो ब्राज़ील हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग। असल में ब्राज़ील का जो मेन इशू मुझे जो लगता है वो ये है कि उनके पास पूरी एज अ टीम नहीं, वो एक बंदे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। एक ज़माना था जब उनके पास रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो, ये एक से एक बड़ा खिलाड़ी, बिल्कुल एक से एक बड़ा खिलाड़ी था। उससे पहले रोमेरियो, बेबेतो, भी आपको याद होगा टीम ऑफ सुपरस्टार्स थी, 8-9 प्लेयर, रॉबर्टो कार्लोस जैसे प्लेयर पर पूरी दुनिया की नजर थे, फ्री किक्स बड़ी अच्छी लगाते थे, काका बहुत शानदार प्लेयर होते थे। एब्सोल्युटली। तो उनका तो इशू ये रहा कि वो दे वर ओवर डिपेंडेंट ऑन नेमार, एंड नेमार वाज वे पास्ट हिज बेस्ट दिस टाइम। और इस दफ़ा हमने वैसे 2-3 टीमों में देखा कि बेशक मेसी अच्छा खेले, लेकिन एट 39 ये फुटबॉल की जो गेम है ये 35, 35, 36 के बाद जाके बहुत मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए। सो क्रेडिट टू रोनाल्डो एंड मेसी के इस एज में भी वो अच्छा खेल रहे हैं, बट स्टिल वो स्पीड, वो एजिलिटी नहीं रहती। आप इंग्लैंड पे आ जाए, इंग्लैंड वाज वन ऑफ द फेवरेट्स, और इंग्लैंड का सबसे बड़ा, हमने ये पहले भी 2-3 दफ़ा डिस्कस किया है कि सबसे बड़ा इशू जो इंग्लैंड का है वो उनका मीडिया है। इतना प्रेशर होता है वहाँ पे मीडिया का कि वो प्लेयर्स के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मतलब मैं तो एक दफ़ा वो वहाँ पे बैठे हुए मैच भी देखे हुए जिसमें वो एक दिन पहले मैच से पहले आ रहा था कि जी उसके कपड़े धुलने वो आया, उसके टेलर का इंटरव्यू हो रहा है, उसके लॉन्ड्री वाले का इंटरव्यू हो रहा है कि अच्छा ये बात सही, आपने बड़ी अच्छी सही और बात। आप अखबार भेजें तो बैक पेजेस उनका खोलें, उनके आप कोई भी टैबलॉइड्स खोलें या दूसरे खोलें तो बैक पेजेस, बल्कि फ्रंट पेज के ऊपर भी फुटबॉल और उनके इश्यूज़ कि किस प्लेयर को क्या कर रहा है, कौन सा किधर जाना है, इतना ज़्यादा मीडिया हाइप क्रिएट हो जाती है। और वो वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले से तैयार होते हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो वो इतने ज़्यादा जीत चुके होते हैं बिफोर द वर्ल्ड कप के। नहीं इट्स अ फैक्ट। तो जहाँ तक एशियन टीम्स का ताल्लुक है, मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इजिप्ट से ज़रूर हुई है। ठीक है कि रेफरिंग ने
आप कह सकते हैं कि कुछ इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद जब आप 2-0 अप हो तो फिर आपने बॉल को कंट्रोल करना है। सर 5 मिनट में 2 गोल जो आखिरी हुए ना, उन्होंने बड़ा इनको रप्चर डाला। तो वो रेफरिंग इश्यूज असाइड, और वो भी जो एक गोल डिसअलाउ हो गया जो इजिप्ट ने किया था, दैट असाइड, इवन देन दे कुड हैव हेल्ड देयर कंपोजर। मेरा ख्याल है लैक ऑफ एक्सपीरियंस इस जगह पे सामने आया। सलाह भी वैसे तो एज में थोड़े बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके, और ये गेम सारी प्रेशर बर्दाश्त करने की है, और ये गेम बेसिकली है मिडफील्ड की। मिडफील्ड में 70-75 मिनट आप बिल्कुल ठीक खेलते रहे, 2-0 79 मिनट्स पे आप थे, 11, 12, 13 मिनट रह गए हुए थे, और उस टाइम के ऊपर 87 मिनट के अंदर अंदर 2 गोल खाए। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। और जहाँ तक मोरक्को का ताल्लुक है, अगेन अ वेरी गुड टीम, पिछली बार भी बहुत अच्छा खेली थी, वेरी डिसअपॉइंटिंग कि वो नहीं पहुँच सके, बट आई थिंक इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप और द नेक्स्ट कमिंग एडिशंस आई एम सीइंग कि अफ्रीका की तरफ से ज़रूर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और कोई ना कोई टीम फाइनल भी खेलेगी। अच्छा, यही नूरिश अगर मैं आपसे पूछूं, 24 साल का कहत हो गया। 2002 में ब्राज़ील ने आखिरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद ब्राज़ील उस वर्ल्ड कप जीतने से बहुत दूर हो गई। अच्छा, पूरी दुनिया में अगर देखें, नेमार को निकाल दें, जिन मैचेस में नेमार नहीं भी खेले, लोग ब्राज़ील को बड़े शौक से देखते थे, क्योंकि ब्राज़ील लोगों के दिल के पास है टीम। हमेशा जैसे मैराडोना की टीम हमेशा लोगों के दिल के पास रही, जब इटली में रॉबर्टो बैगियो खेला करते थे तब भी वो टीम बड़ी, लेकिन उसके बावजूद लोग मैराडोना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट। इसी तरह ब्राज़ील के साथ एक लगाव है शायद पूरी दुनिया के फैंस का, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। 24 साल का कहत हो गया। इंग्लैंड हमेशा वही रिजवान भी कहते करीब आती है और बस जीत कर आते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीतते। देखिए, इंग्लैंड पर मैं थोड़ी सी बाद में आऊंगी, पहले मैं ब्राजील पे बोलना चाहूंगी। ब्राजील एक ऐसी टीम है, जैसे मैंने अर्जेंटीना का एक वीकनेस स्टेट की थी आपके ही शो पे, विच वाज कि वो डिफेंस बहुत ज्यादा ओवर इंडेक्स कर जाते हैं, तो इसी तरह जो कि फाइनल में तो खैर बिल्कुल ही अजीब अर्जेंटीना नजर आई थी, तो वो एक एक्सेप्शन है। ब्राजील के साथ नहीं कि ब्राजील ने जो है अपने अटैक पे बहुत ज्यादा ओवर इंडेक्स कर दिया, और उस पूरे प्रोसेस में जो बाकी डोमेन्स थे उनको ओवरलुक कर दिया। तो एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करना बड़ा जरूरी होता है, जो कि टू बी ऑनेस्ट इस पूरे वर्ल्ड कप में 2 ही टीम्स थी जिनमें मुझे नजर आया परफेक्ट बैलेंस, एक तो स्पेन और एक फ्रांस। फ्रांस का वी कैन आर्ग्यू के जो लास्ट के नॉकआउट स्टेजेस थे उसमें दे वर ऑल ओवर द प्लेस, बट जनरली अगर उसको हटा के बात करें तो फ्रांस एंड स्पेन वर लिटरली द ओनली टू टीम्स जो इस सारे डोमेन्स में ऑलमोस्ट हर डोमेन को उन्होंने परफेक्ट बैलेंस लेके चले थे। जहां तक बात है इंग्लैंड की, आई थिंक इंग्लैंड हिट देयर ओन टू विद द नेक्स्ट, उन्होंने जो अर्जेंटीना के अगेंस्ट उनका था सेमीफाइनल, उसमें उन्होंने जिस तरीके से आखिरी के जो डिसीजंस लिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब बहुत ओवर इंडेक्स अगेन उन्होंने भी डिफेंस पे कर दिया, और जिसके नतीजे में वो जो 2 गोल्स एंड आखिरी के 20 मिनट में कंसीड हुए वो हुए, तो उसकी वजह से जो है वो फिर आ गया। एंड इसका सारा ब्लेम मैं तो एटलीस्ट ट्यूशन पे डालूंगी। आई डोंट नो क्या बाकी क्या करें, क्योंकि जो फुटबॉल होता है वो मैनेजर्स का गेम होता है, अनलाइक क्रिकेट जो कि कंपैरेटिवली टीम गेम होता है। लेकिन एक चीज नूरिश होती है ना कि देखें, आपका एक कहत है, स्पेन का भी 2010 में लास्ट वर्ल्ड कप था, नीदरलैंड्स के साथ फाइनल था, 16 साल लगे उन्हें, लेकिन हार ना मानना, टीम एक नई तरीके से, मुझे जो पुर्तगाल वाला मैच था उसके बाद टीम ने अपने आप को मुकम्मली तौर पर चेंज किया। देखिए, स्पेन का 2010 में बिल्कुल उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन अगर आप यूरोस की बात करें, फीफा की बात करें और रिसेंट जो टूर्नामेंट्स हुए अदर देन द वर्ल्ड कप, तो उसमें स्पेन की डोमिनेंस रही है कंसेक्यूटिवली। तो इट इज जस्ट शोज कि ला लीगा ने एज अ लीग कितना जो है अपने आप को इम्प्रूव किया, उनकी क्लब फुटबॉल कितनी जो है इम्प्रूव हुई है, और ये इंग्लैंड के लिए एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीज होनी चाहिए, एक बहुत डीप मैं कहूंगी कि रिफ्लेक्शन वाली बात होनी चाहिए कि प्रीमियर लीग जो कि अनआर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया की जो है वो सबसे बेस्ट लीग है, क्लब फुटबॉल वहाँ की सबसे बेस्ट होती है बाकियों को अगर कंपेयर करें तो उसके बावजूद इंग्लैंड का इतना बड़ा कोलैप्स क्यों आया, तो ये चीज देखने की जरूरत है। स्पेन वाज अमेजिंग क्योंकि जो उनका गोल्डन ग्लव उनके गोलकीपर को मिला है, तो उनके गोलकीपर ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द कैलिबर ऑफ फुटबॉल दे बीन प्लेइंग। हाँ, लेकिन स्पेन के बारे में मैं एक बात और कहूंगी कि लमीन यमाल अभी भी ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ बीइंग पॉलिश्ड एज अ फुटबॉलर, और आई नो कि इस स्टेट के बाद मुझे बहुत ज्यादा लमीन यमाल के फैंस की तरफ से बैकलैश आना है, बट अगर आप थोड़ा सा फैंडम को हटा के देखें तो लमीन यमाल की अगर मैं परफॉर्मेंस के हवाले से बात करूं तो इट हैज बीन अ मेयर एवरेज
थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपको लगता है कि मीडियोकर परफॉर्मेंस थी, लमीन यमाल की परफॉर्मेंस कोई इतनी हाई नहीं थी, जैसे मुझे राइस, बेलिंगम ये बड़े खुल के खेलते नजर आए, उस्मान डेम्बेले प्लेड वेल नजर आया, एम्बापे बड़ा अच्छा खेलते, मैसी बड़ा अच्छा खेलते नजर आए, नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड बड़ा अच्छा खेलते नजर आए, इस तरह बाकी टीम्स में भी कुछ प्लेयर बड़ा अच्छा खेलते दिखाई दिए। तो इनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी कि हम वर्ल्ड कप विनर के तौर पर इनका ही सिर्फ नाम नहीं, वो पूरी टीम की एक मुकम्मल काबिज थी। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर भी, और थोड़ी सी बात मैं करूँगा ये जो अभी फुटबॉल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लब्स खेलते हैं, वहाँ से जब प्लेयर निखरते हैं तो क्या होता है। अब्दुल्ला, चाहूँगा ज़रा जल्दी से, कितना हिस्सा डाला इन लीग्स ने, क्लब्स ने अपने खिलाड़ियों को ज़बरदस्त बनाने में फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए? अगर आप देखें इस पे, मुझे लगता है सारी लीग्स ने कोशिश की थी। आई थिंक द बिग लीग्स स्पेशली इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इन्होंने की थी कोशिश, इटली ने भी स्पेशली। आई थिंक नहीं, आपने सऊदी लीग का नाम नहीं लिया। सऊदी के तो अपने ही प्लेयर नहीं है ना, सऊदी तो फॉरेनर्स को लेते हैं और अपनी लीग में ले आते हैं, क्या अपनी लीग बढ़े, वो अपनी कंट्री में नहीं जा रहा। आई थिंक ये एक वजह थी जिस वजह से सऊदी ने अफ्रीकन लीग्स के हवाले से क्या कहें? अफ्रीकन लीग्स भी अगर आप कोई देखें अभी जाके कि अफ्रीकन लीग्स कौन सी लीग, किसी को पता भी नहीं है कौन सी लीग। ये बात सही है, अफ्रीकन की कोई लीग नहीं देखता। अगर देखी जाती है तो 5 लीग्स देखी जाती हैं जो मेन है, वो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली है, और उसमें भी यूरोप टॉप पे है, और यूरोप इजीली टॉप पे। इंग्लैंड की आई थिंक बेस्ट लीग है, प्रीमियर लीग सबसे कंपेटिटिव है, वहाँ पे तो 1/20 का मैच हो तो बदल, फर्स्ट और लास्ट का मैच हो तो ड्रॉ हुआ है। अच्छा, ओवरऑल टीम के तौर पे ये मानेंगे कि लीग्स की वजह से एक तो स्पेन को फ़ायदा हुआ, खिलाड़ी बहुत अच्छे, एक अर्जेंटीन को बहुत फ़ायदा हुआ, तगड़े खिलाड़ी थे। आई थिंक अर्जेंटीना के प्लेयर्स अगर आप देखें, कोई भी अर्जेंटीना की अपनी लीग में कोई नहीं प्लेयर खेल रहा, वो सारे यूरोप बाहर खेल रहा है। आई थिंक स्पेन के अपने प्लेयर्स जो थे, स्पेन के भी अगर आप देखें जो मेन प्लेयर्स थे, रॉड्री के हैं, जैसा कि रॉड्री हैं, पेड्रो पोरो हैं, तो ये सारे प्रेम में भी हैं, आधी टीम उनकी प्रेम में, आधी उनकी ला लीगा में, स्पेनिश लीग में। आई थिंक लीग्स ने बहुत हेल्प करती हैं इनको, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। और अगर आप बेस्ट प्लेयर्स, अगर जैसा कि हम प्रेम के प्लेयर्स देखें, सबसे ज़्यादा प्रीमियर लीग आई थिंक सबसे ज़्यादा प्लेयर्स प्रीमियर लीग की खेले थे। आई थिंक प्रीमियर लीग के यहाँ पे जब आप खिलाफ खेलते हैं ना, इन प्लेयर्स के खिलाफ या अपने टीममेट्स होते हैं, तो ये आपको फिर नेशनल फुटबॉल में हेल्प करता है कि आपको पता है वो प्लेयर कैसा खेलेगा। हाँ, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है और ये सारा। चलो जी, लीग्स पे भी हो गई बात। रिजवान साहब आते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, नए कप्तान, पुराने कप्तान एक बार फिर नए कप्तान बन के आए और 311 पर आउट कर दिया वेस्ट इंडीज़ को, और 199 पर 3 खिलाड़ी स्टंप हुआ है आज तक के लिए। 199 पर 3 खिलाड़ी आउट है। परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इमामुल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मुश्किल टाइम निकाला है उन्होंने, जहाँ पे आज़ान अवैस बड़े बुरे तरीके से राउच के हाथों विकेट अपनी गवा बैठे थे। वहीं पर फिर बाबर ने 23 और 88 नॉट आउट पर शान मसूद खेल रहे सलमान अली आगा के साथ। बिल्कुल, एक तो पहले हम अपनी बॉलिंग की बात कर लें। मुझे आई एग्री के शाहीन को ड्रॉप करना बिल्कुल ठीक था। हारिस रऊफ तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते ही नहीं कि वो टेस्ट मैच खेले, और उसके साथ नसीम को भी ड्रॉप किया। नसीम को भी बिल्कुल ड्रॉप किया, लेकिन अभी भी आपको थोड़ी सी पेस में कमी नज़र आ रही है। खुर्रम शहजाद मैक्सिमम 135-36 पे बॉलिंग करा रहे हैं। मोहम्मद अली भी जो अली हैं वो भी 130-35 पे, बीच में आमिर जमाल भी। तो पेनिट्रेशन की कुछ कमी थी। लाइन लेंथ अब्बास से तो आपको पता ही है कि वो लाइन लेंथ, पुअर मैन्स मगरा, आपको याद है मैं पहले भी उनको कहा था। तो वो लोग लाइन लेंथ बॉलर हैं, ही डिड हिज जॉब। बाकियों ने भी आउट कर लिए। वेस्ट इंडीज़ की कमज़ोर टीम है इस वक्त, दे आर ऑल्सो नॉट दैट गुड। टॉस जीत के अपनी तरफ से जो स्टार्ट उन्होंने लिया था, तो उसके बाद मेरा ख्याल है एकदम आखिरी 3 विकेटें गई। लेकिन शुरू में भी आपने नोट किया कि पहले 7 बैट्समैन के रोज से पहले तक सारे डबल फिगर्स में गए। सो कहीं पे ये नहीं हुआ कि आपने एक आउट किया तो साथ ही दूसरा या तीसरा आउट करके को 2-3 प्रेशर में डाला हो। वो सारे बैट्समैन को 25-30 बॉलें खेल के बड़ी होप भी शेयर होप है। हाँ जी बिल्कुल, हौज होप अभी तो वो एक आध ख्याल है इंजर्ड भी हुए हैं उनके, शिमारी है जी एक खिलाड़ी इंजर्ड, अलजारी जोसेफ शायद। तो उसके बावजूद जहाँ तक पाकिस्तान की ओवरऑल टीम है, ये दिस इज़ अ टेस्ट मैच बिटवीन ख्याल है 8वें और 9वें नंबर की टीम्स के बीच में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप देखें तो या 7वें 8वें पे हैं दोनों, तो उनके बीच में मैच है एट द मोमेंट। तो कांटे का मुकाबला है इसका, बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। नाइदर वेस्ट इंडीज नॉर पाकिस्तान आर एक्चुअली कम्पीटिंग इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स ऑन अ सीरियस नोट, विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज ये अभी तक 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो चुकी हैं और पाकिस्तान ने किसी के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया फाइनल के लिए। लास्ट टाइम वी हैड अ वेरी गुड चांस, अच्छे कमज़ोर हमारी टीमों के साथ मैचेस पड़े हुए थे, उसके बावजूद नहीं कर सके। बांग्लादेश से हार गए, बिल्कुल क्या हो गया, और अभी भी तकरीबन उसी तरह चल रहे हैं। सो वी हैव अ चांस इन दिस टेस्ट मैच। हालांकि आखिरी बैटिंग हमारी है और वो आपको पता ही है, जब चौथी बैटिंग आती है और 200 प्लस का टारगेट आ जाए तो वो प्रेशर हो जाता है।
अभी भी इट्स अ गुड इस वक्त 199 पे 3 आउट है, लेकिन किसी भी टाइम पे लाइन लग के पाकिस्तानी वो तो हमारा खासा है ना। हाँ, तो आई होप के बैट्समैन स्टे एट द विकेट और ग्राइंड इट आउट, पूरा दिन खेलें, 200 की लीड लें, उसके बाद उनको बैटिंग। हाँ, कम से कम 200 की लीड। नूरिश क्या कहेंगी जी क्रिकेट? अच्छा ये बताएं, साउथ अफ्रीका अंडर-19 और पाकिस्तान अंडर-19, मुझे तो माजरत के साथ मतलब अंडर-19 भी बहुत कमज़ोर लगी हमारी। उस पर लड़कियों को वर्कआउट करने की ज़रूरत है। इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस पर हम एक शो करेंगे। पहले ज़रा वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान। मैं वेस्ट इंडीज पाकिस्तान पे आना चाहूंगी, लेकिन मैं बस छोटा सा एक कमेंट साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान वुमेन अंडर-19 पे कहना चाहूंगी और थोड़ा इसको एक्नॉलेज करना चाहूंगी कि आप पहले होस्ट हैं कि जिनको मैंने ये देखा है कि ये चीज पॉइंट आउट उन्होंने की कि थोड़ा हमने उस लेवल का परफॉर्म नहीं, क्योंकि ये अनपॉपुलर ओपिनियन है। ज्यादातर मैं प्रेजेस देख रही हूँ, लेकिन इस तरफ को इतनी ज्यादा बात हो नहीं रही कि जो ये अनपॉपुलर ओपिनियन है कि इस तरह नहीं है जैसे एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए जिस तरह क्रिकेट जा रही है। तो इस पर खैर हम बाद में बात करेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्नॉलेज दैट बीइंग सेड, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बैटिंग के हवाले से जिस तरह से मैंने बात की, एक तो सबसे पहली फेवर जो हमारे हक में गई दैट वाज द टॉस। आई बिलीव कि वेस्ट इंडीज वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। वो हम लोग टॉस हार के भी वो हमारी फेवर में इसलिए गई क्योंकि अब जिस तरह की पिच जा रही है ना, पिच के हवाले से मैं थोड़ी सी बात इसलिए करना चाहूंगी कि ये मोस्टली लोगों को शायद ये बात नहीं पता, लेकिन वेस्ट इंडीज का ये जो है ना 13th वेन्यू है जो टेस्ट होस्ट कर रहा है, और 1930 के बाद ये वाली ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी है, ये पहला वेन्यू है जो अपना हिस्टोरिक टेस्ट डेब्यू होस्ट कर रही है पिच। तो पिच की कंडीशंस के हवाले से वेस्ट इंडीज को शायद थोड़ा पता है और पाकिस्तान के लिए नॉवल कंडीशंस थी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसी नॉवल कंडीशंस पे, ऐसी नॉवल पिच पे पाकिस्तानी टीम की ये परफॉर्मेंस आना, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। टेक्निकली भी अगर हम देखें, एनालिटिकली भी इसको डायसेक्ट करें तो बड़ी जबरदस्त। इसके अलावा एक अच्छा और डिसीजन जो शान मसूद की बैटिंग ऑर्डर के साथ बाबर आजम ने किया है, वो एक बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि बाबर ने अपने आप को प्रमोट नहीं किया अब दी ऑर्डर, और बाबर ने जिस तरीके से जो है कैप्टनसी की, तो अच्छा लग रहा है कि अभी तक कैप्टनसी के डिसीजंस के हवाले से तो ठीक है। उसके बॉलिंग नूरिश, बॉलिंग मैं नूरिश को करेक्ट कर दूं। नूरिश, ये टेस्ट मैच है, बाबर 4 पे ही आते हैं, आप T20 देना बाबर को कप्तानी में, वो सीधा अपने आप को प्रमोट करेंगे। अच्छा बॉलिंग नूरिश, बॉलिंग जी, बॉलिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा ही कहना चाहूंगी कि अभी जो जिस तरह से जो है ना पिच बिहेव करी, आई थिंक अगले के जो दोनों इनिंग्स होंगी दे आर गोना बी मोर टुवर्ड्स इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिनर्स। और जिस तरह से हमारे बैटिंग लाइनअप चल रहा है, जिस तरह से हम अभी बैटिंग देखते हैं, स्ट्रेंथ देख रहे हैं, आई थिंक दैट्स गोना बी ऑफ एडवांटेज टू अस एंड आई रियली होप, क्योंकि पाकिस्तान की स्पिन लाइनअप भी अगर हम देखें तो थोड़ी सी उस हिसाब से स्ट्रेंथन है। एंड देन बैटिंग के हवाले से भी देखें तो वी डू हैव अ डिसेंट, मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगी, बट वी डू हैव डिसेंट प्लेयर्स हु कैन डिसेंट स्ट्रेंथ है उन बैटर्स की जो स्पिन को खेल सकते हैं। और फिर वेस्ट इंडीज की अभी बिल्कुल जिस तरह से रिजवान भाई ने बात की कि उस तरह की स्ट्रेंथ है नहीं। एंड देन बाबर के हवाले से मैं वापस इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि देखें एज अ कैप्टन जब हमने उनको देखा है तो एक उन पे ये जो है ना मैं कहूंगी कि क्रिटिसिज्म होता है बाबर पर, और बिल्कुल होता भी है, होना भी चाहिए। हर कैप्टन के हवाले से होता है कि अपने आप की जो बैटिंग ऑर्डर है उसको वो, लेकिन मुझे ना फील्ड प्लेसिंग अच्छी लगी। मैं बहुत अरसे बाद कहूंगा पाकिस्तान ने स्लिप्स ली, स्लिप में कैच हुए। मैं ये चीज़ देखना भूल गया था कि वो रिजवान से पूछ के स्लिप लगाऊं, रिजवान से पूछ के मैं थर्ड मैन पे भेज दूं, रिजवान से पूछूं कि स्क्वाड लेग खड़ी होनी चाहिए। हालांकि मैं उसको ठीक बताता हूं कि यार इस तरह ना करो, जब मुझसे पूछता है तो मैं ठीक बताता हूं। देखिए ना, रिजवान भी सही बताते हैं, वो मानते ही नहीं थे। ये अच्छा था। ऐसा ही है, हम आपके शो पे हम इतनी दफा एक बात कर चुके हैं कि वो पूरी जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुआ था उस पर हमने कितने जो ब्लेंडर्स इनके पकड़े थे, लेकिन जिस तरीके से जो है अभी फील्ड प्लेसमेंट हो रही है दैट इज एब्सोल्युटली इंप्रेसिव। मैंने वही कहा ना कि एक नोबेल वेन्यू पे, एक ऐसा वेन्यू जो अपना टेस्ट डेब्यू होस्ट कर रहा है, आई थिंक उसके हवाले हम इस पे नूरिश बड़ी डिटेल बात करेंगे। ये जरा टेस्ट मैच का रिजल्ट आने दें। को रिजवान भाई के साथ हमारी बातचीत अड़ गई है कि जीत और हार को लेके, और अगर ऐसे हुआ तो ऐसे, ऐसे हुआ तो ऐसे। हम इस पर एक बड़ा डिटेल शो करेंगे। नूरिश खान, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया, एक्सपर्ट राय आपकी रही हमारे साथ। रिजवान हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।